हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हम 3-4 अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। भारत ने पाकिस्तान से एक अहम शख्स का मुतालबा किया है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। किस शख्स को मांगा गया है भारत की तरफ से और पाकिस्तान क्या रिस्पांस कर रहा है, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पर आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी बरसी है। उनकी बरसी तो हो रही है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो कातिल हैं उनको क्यों पकड़ा नहीं जा सका। आपको पता होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के हवाले से मैंने सबसे पहले ख़बर दी थी, अभी वो बैरून मुल्क थी और जो मेरी स्टोरी है उसका UN कमीशन में भी तज़किरा आया था, कुछ तहकीकात में भी उसके तज़किरे आए थे। तो उस पस मंज़र में इस मामले को थोड़ा सा टच करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कराची एयरपोर्ट पर मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों के हवाले से, जो मुबैना तौर पर FIA के लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों से बिलखसूस नौजवान तबके से जो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जा रहे हैं, मुबैना तौर पर उनसे पैसे भी इंठने की कोशिश की गई है और शायद कुछ इंठे भी गए हैं। वो क्या मामला है। और सबसे आखिर पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। FIA ने इस्लामाबाद में एक बड़ी कार्रवाई की है। 4 नादरा के अफसरान को पकड़ लिया है। क्यों पकड़ा है उसके ऊपर भी मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपको मैं सबसे अहम खबर जो हमारे लिए बड़ी अहम है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो तो ठीक नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान भी हालिया दिनों में पाकिस्तान ने भी भारत के हवाले से बड़ी एविडेंस देने की कोशिश की है, एविडेंस दी है। बल्कि लाहौर में जो हाफिज़ सईद के घर के ऊपर वाक़या हुआ था उसमें पाकिस्तानी पुलिस ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने एक डोजियर दिया था जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि इसमें भारत के अंदर जो मौजूद शहरी हैं वो मुलवस हैं। पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था। अब भारत की तरफ से एक और मामला हुआ है। मेरे ज़राए ने बताया है कि वज़ारत ख़ारजा को एक गिरफ़्तारी का यानी कि हैंड ओवर करने की दरख्वास्त भारत की तरफ से दी गई है और ये जो शख्स हैं जिनको गिरफ़्तार करने की दरख्वास्त दी गई है वो हाफिज़ मोहम्मद सईद हैं जो कि पहले ही जेल में हैं। इनको 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ है उसमें उसकी तहकीकात के लिए भारत ने मांगा है। पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है ये मामला पाकिस्तान के फ़ैसला साजी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हाफिज़ सईद को कभी भारत के हवाले किया जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है भारत की तरफ से ये मूव की गई है। लेकिन ये जो मूव है ये इस एतबार से बड़ी अहम है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी जो इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में दोनों ममालिक जो हैं अगले साल इलेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों ममालिक जो कदम उठाते हैं उसके दोनों ममालिक में बड़े असरात पड़ते हैं। पर्टिकुलरली इंडिया में बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं जब भारत को इस तरह की मूव करता है। इंडिया में ज़ाहिर BJP अपने अगले इलेक्शन के लिए लड़ रही है, लेकिन पुलवामा के मामले के ऊपर उन्होंने हाफिज़ सईद का मुतालबा किया है। एक तो ये मामला है और ये बड़ा अहम मामला है। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से बात करते हैं। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को दहशतगर्दी के एक वाक़े में रावलपिंडी में कत्ल किया गया था, निशाना बनाया गया था। आज 2023 है। पीपल्स पार्टी 2023 में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी जो है रवायती तौर पर मना रही है। आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, पूरी फैमिली, सनम भुट्टो भी आई हुई हैं और जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं। तो एक बड़ी जिसे कह लें एक जलसा है लाड़काना में वो हुआ है। लेकिन अहम बात ये नहीं है कि जलसा हुआ है, अहम बात यह है कि जलसे में भी कहा गया है कि बेनज़ीर के जो कातिल हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो की जो डेड बॉडी है उनका जस्दे खाकी जो है उसके ऊपर भी सियासत होती है और होती रहेगी। लगता यह है कि यह सियासत जारी रहेगी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो मर्डर है इसके ऊपर 5 इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। सबसे पहले पंजाब पुलिस ने की थी जब 27 दिसंबर 2007 को उस वक्त
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पिंडी में शहीद किया गया था तो उस वक्त निगरान हुकूमत थी। उस वक्त की जो निगरान हुकूमत है, पंजाब ने उसका मुकदमा दर्ज किया था और मुकदमा दर्ज होने के बाद इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पंजाब ने की थी। फिर फरवरी में इलेक्शन हुए थे 2008 में, तो पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई थी और पीपल्स पार्टी ने आते साथ उस मुकदमे को इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत में ट्रांसफ़र किया और FIA के सुपुर्द कर दिया। FIA ने उस केस की जो तहकीकात है वो की। उसमें इनिशियली उसामा बिन लादेन को भी शामिल किया गया था, अलकायदा के लोगों को भी शामिल किया गया था। उसामा बिन लादेन मैं कह रहा हूँ, अलकायदा के लोगों को भी शामिल किया गया था। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी नॉमिनेट किया गया था और लोगों को भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन इन तमाम लोगों के साथ बैतुल्ला महसूद जो कि TTP के सरबराह थे, उनको और उनके चंद साथियों को भी नॉमिनेट किया गया था। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो 31 दिसंबर 2017 को जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसने खारिज कर दिया था। उसके बाद कोई अपील नहीं हुई और ये मामला इधर का इधर ख़त्म हो गया। लेकिन इसी दौरान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पहले स्कॉटलैंड यार्ड को इंगेज किया, जो बरतानिया की मारूफ पुलिस है, और उसको तहकीकात के लिए बुलाया गया, जिसने अपनी तहकीकात में जो पाकिस्तान का जो इनिशियल क्लेम था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के सर पे हैच लगी है, एक तो उसको तस्दीक की और फिर उनकी तफसीलात जो फॉरेंसिक तफसीलात है वो भी दी। लेकिन साथ ही साथ अगली तहकीकात के मरले के तौर पर जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जो कि 2008 से 13 तक रही है, उसने UN कमीशन को भी UN को दरख्वास्त की थी जिस पे एक कमीशन बना था और UN कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें बाज़ जनरल्स के नाम भी लिए गए थे और जो UN कमीशन के जो सरबराह थे उन्होंने कहा था कि उनको मालूमात नहीं दी गई, पूरी मालूमात उनके पास नहीं मिली। हतमी तौर पर वो भी किसी कातिल का सुराग नहीं लगा सके थे। ताहम उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर और उस वक्त पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी से मुतल्लिका अहम लोग हैं, हमारी इंटेलिजेंस के मुतल्लिका अहम लोग हैं, उनके ऊपर अहम सवाल उठाए थे। तो जब ये अहम सवाल उठाए थे तो इसके ऊपर उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने एक और कमेटी कायम कर दी थी। एक वफाकी सेक्रेटरी थे उस वक्त के, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनकी सरबराही में जिन्हें ये सौंपा गया था कि क्या जिन फौजी जर्नैलों के या जिन फौजी अफसरान के नाम लिए गए हैं उस तहकीकात में क्या वो मुलव्वस हैं भी हैं या नहीं हैं। उस रिपोर्ट को सामने नहीं लाया गया, लेकिन हमें ज़राए ने बताया था कि उसमें तमाम जो सीनियर फौजी अफसर थे उनको एग्जानरेट कर दिया गया। तो ये वो 5 मुख्तलिफ तहकीकात थी जो हुई, लेकिन बेनज़ीर के कातिल जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आए। एट द सेम टाइम 2 और पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर जो हमला किया गया था, उस हमले में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हमले में एक नहीं बल्कि 2 जो है खुदकुश हमलावर थे। उनमें से एक खुदकुश हमलावर हमारी मालूमात के मुताबिक अभी भी ज़िंदा है और पहले वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो ट्राइबल एरियाज़ थे उनमें था। फ्रैंकली स्पीकिंग उस खुदकुश हमलावर से एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट ने और मैंने ज़ाती तौर पे ख़ुद भी इंटरव्यू करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन ये शोर है कि एक और खुदकुश हमलावर भी था, वो ज़िंदा है। और जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उनको इनिशियली तो पहले 16 MPO के तहत गिरफ़्तार रखा गया, नज़रबंद रखा गया, लेकिन बाद में उनको खामोशी से रिहा कर दिया गया। एट द सेम टाइम जब आसिफ अली जरदारी सदर थे तो उन्हीं दिनों ड्रोन हमले के ज़रिए बैतुल्ला महसूद को निशाना बनाया गया था और आसिफ अली जरदारी साहब को जो ड्रोन हमले की जो कार्रवाई थी वो उस वक्त इंटेलिजेंस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ने वो दिखाई भी थी और आसिफ अली जरदारी को बताया गया था कि ये बेनज़ीर भुट्टो का कातिल है जिसे मार दिया गया है। उसके बाद से अब तक रवायती तौर पर ये बातें होती हैं, लेकिन अमली तौर पर ये बेनज़ीर भुट्टो का जो जज्दे खाकी है उसके ऊपर एक सियासी बात ज़रूर की जाती है कि उनके कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन अमली बात हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखती। साथ ही साथ इसमें एक अहम बात और है कि शुरू में पीपल्स पार्टी इस पे इम्प्लाई करती थी कि इस्टेब्लिशमेंट का शायद उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई भी हाथ था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने ये कहना छोड़ दिया है, इस मामले को गोलमोली रखा गया है। अब तक तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम को इस्तेमाल ही किया गया है। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी, आइंदा आने वाले सालों में भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो कत्ल है इसकी पुरअसरारियत जो है वो कायम रखी जाएगी। इसलिए कायम रखी जाएगी कि ये ख़ुद पीपल्स पार्टी के लिए और बहुत सारे दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए ज़रूरी है। इस सारे मामले के साथ एक और अहम वाक़या है जो कि कराची में रूनुमा हुआ है,
वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कराची के एयरपोर्ट पर हमें ज़राए ने बताया है कि जो FIA के जो एहलकार हैं मुबैना तौर पर वो कुछ लेन देन में मुलवस पाए गए हैं। इस हवाले से पूरी कहानी कुछ ये है कि पाकिस्तान से बहुत सारे जो हमारा नौजवान तबका है वो स्किल लेता है, स्किल लेके बैरून ममालिक नौकरी के लिए जाने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ पर अच्छे पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान इस वाले से बड़ी कोशिश भी कर रहा है कि पाकिस्तान की जो स्किल्ड लेबर है वो बैरून ममालिक में जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनके रवैयों के बायस हमारी जो स्किल्ड लेबर है जिसके पास वीज़ा भी होता है, जो तमाम कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी भी करते हैं, लेकिन उनसे उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है हमारे जो एयरपोर्ट पर तैनात जो लोग हैं उनकी वजह से। मामला है 25 दिसंबर का। 25 दिसंबर को कुछ 16 के करीब नौजवान थे जिन्होंने पेगासस जो एक टर्किश निजी एयरलाइन है उसके ज़रिए कराची से फ्लाई करने की कोशिश की। साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस, उनके पास तमाम रिक्वायरमेंट मौजूद थी, वीज़ा मौजूद था, प्रोटेक्टर उसके ऊपर लगा हुआ था। पेगासस कंपनी जो है ये टर्किश कंपनी है, टर्किश एयरलाइन है, जो कि जिसका टिकट ज़रा जो टर्किश एयरवेज से काफ़ी सस्ता है और हमारे लोग जो लेबर क्लास होती है वो कोशिश करती है कि इस एयरलाइन के ऊपर जाए। तो इस एयरलाइन के ऊपर मेरी इतलात के मुताबिक माजी में भी हुआ है और अभी दोबारा भी हुआ है कि जो 16 के करीब 16 के करीब जो नौजवान थे उनको ऑफलोड कर लिया गया, फिर उनसे पैसे मांगे गए और कुछ लोगों ने मेरी इतलात के मुताबिक पैसे दिए और जो पैसे नहीं दे सके थे उनको ऑफलोड कर दिया गया बावजूद इसके कि उनके पास टिकट्स थे। इस हवाले से ब्यूरो ऑफ जो इमिग्रेशन है उसको भी कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं और एक जो शिकायत है वो उसकी जो नकल है वो मेरे पास भी आई थी और इस हवाले से मैंने DG FIA मोहसिन भट्ट साहब से भी रब्ता किया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने सिंध के जो मुतलका अफसर हैं उनसे पूछा है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जब ये नौजवान अपने तमाम रिक्वायरमेंट्स के साथ जा रहे थे, एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जा रहे थे, नॉर्थ साइप्रस जा रहे थे, तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर तैनात एक खातून उनके पंजाबी होने के ऊपर उन्हें तंज करती रही और ये कहती रही कि वो पंजाबियों को भी पसंद नहीं करती और फिर एक साहब के ज़रिए मुबैना तौर पर पैसे भी कुछ लोगों से मांगने की कोशिश की गई। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तमाम एजेंसियाँ होती हैं, ISI होती है, MI होती है, IB होती है, FIA ख़ुद भी एक एजेंसी है, इसके ऊपर सवाल लोग उठाते हैं। ये कराची एयरपोर्ट के इस वाक़े को ज़रूर इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हमारे जो नौजवान हैं उनको अगर उनके पास तमाम रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं और कुछ ये इस पर्टिकुलर केस में मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनके पास पूरी थी, इस सारे मामले की तहकीकात करके इन मुलव्वस अरकान की ना सिर्फ निशानदेही करनी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। जी, एक और सबसे अहम मामला है, हम इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करते रहे हैं। मैंने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि 12,000 जो अफ़गान नेशनल्स हैं जो सऊदी अरब में हैं उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किए गए थे। इस हवाले से जो जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं या जाली शनाख्ती कार्ड हैं उनके हवाले से एक तहकीकात FIA में हो रही है। FIA का जो एंटी करप्शन सेल है और इसके जो दीगर जो लोग हैं वो तहकीकात कर रहे हैं। जी, इसी तनाज़र में FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है नादरा के 5 अफसरान के ख़िलाफ़, 5 ऑफिशल्स के ख़िलाफ़। जिन ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है उनका मैं नाम आपको पढ़ देता हूँ। मोहम्मद ताहिर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, अदनान अमार ये डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मोहम्मद आमिर ख़ान सीनियर एग्जेक्टिव हैं, मोहम्मद तैयब सीनियर एग्जेक्टिव हैं, चौधरी अब्दुल रहमान शाकर ये जूनियर एग्जेक्टिव हैं। इन लोगों के ख़िलाफ़, ये इस्लामाबाद के अफसर्स हैं, इनके ख़िलाफ़ नादरा की ही दरख्वास्त के ऊपर FIA ने एक तहकीकात की और ये मुकदमा दर्ज हुआ और इल्ज़ाम इनके ऊपर ये लगा है कि इन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में बाज़ अफ़गान नेशनल्स को मदद की है, जिसकी एविडेंस हो गई है। FIA का ये कहना है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 4 के करीब जो ऑफिशल्स हैं नादरा के उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है।
जो जाली पासपोर्ट भी बनते हैं, दरअसल वो पासपोर्ट का मसला नहीं है। पासपोर्ट हर किसी को बनाकर दिया जाता है, हर उस शख्स को बनाकर दिया जाता है जिसके पास पाकिस्तान का वैलिड शनाख्ती कार्ड हो। और वैलिड शनाख्ती कार्ड के मामले में यहाँ पर डंडी मारी जाती रही है। और डंडी मारे जाने, जो डंडी मारते हैं, एक्चुअली जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको पकड़ा नहीं जाता, बल्कि जो छोटे किरदार हैं या जिन जूनियर ऑफिशल्स को ऊपर से सीनियर्स हैं या बाहर से बैरूनी दबाव से, ताकतवर हलकों की तरफ से दबाव से बनवाया जाता है, उनको सज़ा के तौर पर उनके खिलाफ पर्चे भी हो जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो जाती हैं। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला मई 2016 में भी सामने आया था, जिस वक्त मुल्ला मंसूर जो हैं ये अफ़गान तालिबान के सरबराह थे और ये खुफिया तौर पर गए हुए थे ईरान। और ये ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुए और पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में दाखिल हुए और ये बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे थे कि अमेरिकी ड्रोन ने इनको निशाना बनाया था। और अमेरिकी ड्रोन ने जब उनको 21 मई 2016 को निशाना बनाया तो इनकी पास से, या इनकी जो गाड़ी है उस में से जो इनका कौमी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है वो भी बरामद हुआ था और पासपोर्ट वो भी बरामद हुआ था। तो उस वक्त सवाल उठा था कि इनके पास ये पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैसे आया है। तो उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान थे, उन्होंने पूरी एक कैंपेन का आगाज़ किया कि हम अपना जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का जो डाटा है उसको साफ़ करेंगे। कुछ इकदाम भी किए गए, उस वक्त वो इंक्वायरी भी की गई और उस वक्त के जो नादरा के हुकाम थे उनसे भी पूछगिछ की गई। और मेरी इतलात के मुताबिक उस वक्त भी ये जो मामला है इसके जो ताने बाने हैं बाज़ अहम सरकारी खुफिया हाथों की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो नादरा के हुकाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उन लोगों से शायद किसी ने नहीं पूछा। और ना पूछने के नतीजा ये है कि आज तक ये मामलात हो रहे हैं। जो भी पावरफुल आता है वो नादरा के हुकाम के ऊपर आके गरजता बरसता है, उनको निकाल देता है, उनके खिलाफ पर्चे करता है, लेकिन जो असल किरदार होते हैं, पावरफुल किरदार होते हैं, उनके खिलाफ काम नहीं किया जाता। इसी तरह आपको मैंने बताया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का डाटा लीक किया गया था, वो भी नादरा के अंदर से लीक किया गया था। उसमें जो बड़े किरदार थे जिनका ताल्लुक नादरा के अंदर से नहीं था, नादरा के बाहर से था, उनको कुछ नहीं कहा गया। जो जूनियर लोग थे उनको निशाना बनाया गया। जब तक जो बड़े किरदार हैं उनके खिलाफ एक मेगा इंक्वायरी नहीं होगी, जो नादरा के बाहर भी बैठे हुए हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक ये जो जाली शनाख्ती कार्डों का मामला है वो चलता रहेगा। FIA ने जो कार्रवाई की है वो अपने तौर पर बेहतर कार्रवाई है जो उनकी समझ के तहत है, लेकिन ये मामला FIA से भी ऊपर का है, यानी कि जो इंक्वायरी का दायरा कार है वो शायद और वाइड भी होना चाहिए। तो आज तक के लिए यही उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इस बारे में कोई अगर राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई चीज़, कोई मालूमात, कोई एविडेंस देना चाहते हैं तो talkshock777@gmail.com पर हमें वो मालूमात ज़रूर दीजिए।